वृंदा के माता पिता नहीं थे। वो एक गरीब और अनाथ लड़की थी। मंदिर के पुजारी बाबा ने ही उसकी परवरिश की। एक दिन स्वरूप नाम का बहुत ही होनहार लड़का उस गांव में अपनी खेती के काम से आया तो मंदिर में उसकी मुलाकात वृंदा से हुई। वृंदा भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करती थी। स्वरूप ने जब वृंदा को गाते हुए सुना तो उसके मन को भी वृंदा भा गई। बस फिर क्या था, स्वरूप ने पुजारी बाबा से वृंदा के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वृंदा का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सुनकर स्वरूप को बड़ा ही दुख हुआ। बेटा, वृंदा बहुत ही सीधी सादी और भली लड़की है। तुमने उससे विवाह करने का विचार करके उसके ऊपर बहुत उपकार किया है। गांव का बदमाश हरिया वृंदा को रोजाना तंग करता है। वो चाहता है मैं वृंदा का हाथ उसके हाथ में दे दूं, पर मैं उस बदमाश गुंडे को वृंदा का हाथ देकर वृंदा की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। मैंने वृंदा को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं चाहता हूँ कि वृंदा एक अच्छे घर की बहू बने। आप चिंता मत कीजिए पुजारी बाबा, मेरे होते हुए बदमाश हरिया वृंदा को हाथ भी नहीं लगा सकता। तभी बदमाश हरिया कुछ आदमियों के साथ वहां आ जाता है। उसके आदमियों के हाथ में शादी का जोड़ा और मिठाई के थाल थे। क्यों बे बुड्ढे पुजारी, हैं? मैंने सुना है तो अपनी बेटी वृंदा की शादी किसी और से कर रहा है। अबे, तुझे मैंने बोला था कि वृंदा मेरे सिवा किसी और की नहीं होगी, फिर तू मेरे होते हुए वृंदा का रिश्ता किसी और से कैसे तय कर दिया बे? मैं आज ही वृंदा से शादी करूंगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। मैं रोकूंगा तुझे, है हिम्मत तो मेरा सामना कर। मैं भी देखता हूँ किस माई के लाल में हिम्मत है जो वृंदा को हाथ तक लगा कर दिखाए। अच्छा, तो तू है जिसके साथ वृंदा की शादी तय हुई है। तुझे तो मैं ऊपर पहुंचा कर ही दम लूंगा। रे पकड़ो रे से, और इतना मारो कि याद रखे। फिर क्या था, स्वरूप और हरिया में हाथापाई शुरू हो गई। स्वरूप सब गुंडों पर भारी पड़ गया। स्वरूप ने उनकी ऐसी ठुकाई करी कि उन्हें अपनी नानी याद आ गई। माफ कर दो भाई, माफ कर दो। तुम्हारा तो हाथ हथौड़ा है। हम पर ऐसा प्रहार पहले कभी किसी ने नहीं किया। छोड़ दो हमें, जाने दो। मुझे नहीं करनी वृंदा से शादी, तुम ही कर लो। हरिया और उसके गुंडे पिटकर वहां से चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप जी, ये हरिया मुझे हमेशा परेशान करता था। वृंदा, अब मैं तुम्हारे हर सुख दुख का साथी हूँ। पुजारी बाबा, मैं आज ही वृंदा से शादी करके वृंदा को अपने घर ले जाऊंगा। बेटा, तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज भगवान कृष्ण की कृपा से वृंदा को तुम जैसा होनहार पति मिला है। वृंदा बिटिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए भगवान कृष्ण के मंदिर में रखी ये आटा चक्की है। ये बहुत पुरानी है। कई वर्षों से मैंने इसे संभाल कर रखा था कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हें दूंगा। मेरा तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं बेटी। इस आटा चक्की को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद समझना। स्वरूप वृंदा के साथ शादी कर लेता है। वृंदा शादी के बाद अपनी ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास और ननद ये सब देखकर गुस्से में आ जाती हैं। ऊपर से वृंदा गरीब थी, इसलिए वो और गुस्से से भर गई। पता नहीं कौन से डोरे डाले मेरे बेटे पर कि मेरा बेटा सीधा शादी करके ही आ गया। पता नहीं इसने तुझ में क्या देखा, भिखारिन कहीं की। दहेज के नाम पर अपने साथ ये आटा चक्की ले आई है। अरे एक काम कर, इसमें हम दोनों माँ बेटी को पीस दे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। माँ, कैसी बातें कर रही हो? कुछ तो सोच समझ कर बोलो। वृंदा ने शादी के लिए कुछ नहीं बोला था। मैंने ही वृंदा से शादी के लिए हाँ कही थी। तो फंसाया तो इसी ने है ना भाई आपको, वरना आप तो किसी लड़की की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखते थे। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या कहें। वृंदा सारा दिन घर का काम करती पर उसकी सास और ननद का हमेशा मुंह ही बना रहता। अचानक स्वरूप को खेतीबाड़ी के काम में घाटा हो गया। जो फसल उसने उगाई उसके दाम गिर गए। स्वरूप का अच्छा खासा काम बिल्कुल मंदा पड़ गया। मुझे पता था इसके पैर ही गलत पड़े हैं। हमारे घर में जब से आई है तब से हमारे घर में भी गरीबी के दिन आ गए हैं। इसका साया ही मनहूस है। माँ, तभी तो आज इसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। ये तो मनहूस है। भैया का कितना अच्छा खेतीबाड़ी का काम था, सारा बर्बाद हो गया और वो सब इसके कारण हुआ है। तभी वृंदा रसोई से बाहर आ जाती है। माँ जी, पिसा हुआ आटा खत्म हो गया है, थोड़ी सी गेहूं रखी है बस। तो मैं क्या करूं, तेरे कारण हम भूखे ही मरेंगे। सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। ना तो तू इस घर में बहू बनकर आती, ना मेरे घर की बर्बादी तेरे रूप में आती। जो करना है कर, पर मेरे पास खड़ी मत रह। क्यों, तू वो जो अपने दहेज में चक्की लाई है, जा उसमें पीस, देखती हूँ कितना आटा निकालेगी तेरी चक्की। माँ, वो चक्की तो काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुई, उसमें गेहूं कैसे पिस जाएगा? रुको, मैं बनिया से गेहूं पिसवा कर लाता हूँ। बड़े तेरी जेब में पैसे रखे हैं, खेत जमीन सब बिक गया, अब घर के काम ही करने बाकी हैं क्या? जा चौधरी साहब से बात करके आ, शायद वो थोड़ा रुपया उधार दे दें तो घर में राशन आ जाएगा। स्वरूप गांव के चौधरी से कुछ रुपयों की मदद मांगने जाता है, पर चौधरी बिना कुछ गिरवी रखे पैसे देने से मना कर देता है। देख स्वरूप,
तेरे पास देने के लिए कोई जमीन या खेत तो है नहीं। अब कुछ गहने या कोई और सामान गिरवी रखेगा तभी मैं तुझे पैसे दूंगा, ऐसे तो मैं नहीं दे सकता। तो कुछ ऐसी चीज ले आ जो मैं गिरवी रखकर तुझे पैसे दे दूं। क्या करूं, ऐसा क्या लाऊं चौधरी साहब? कुछ समय के लिए ही उधार दे दो, मैं उधार लौटा दूंगा। नहीं, ऐसे तो मैं नहीं दे सकता, तेरा कोई भरोसा नहीं। कल तू शहर भाग जाए और मेरे पैसे ना लौटाए। नहीं, मुझे माफ कर। स्वरूप घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। माला को लड़के वाले भी देखकर जा चुके हैं, उसका भी रिश्ता पक्का करना है और घर के हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि ये सब इस वृंदा के आने के बाद हुआ है। अब ये इतनी देर से अंदर चक्की से गेहूं पीसने गई थी और अभी तक बाहर नहीं आई है। मैं इतनी गुस्से में हूँ, पता नहीं मैं इसके साथ क्या करूं। माँ रुको, ऐसे गुस्से में वृंदा से कुछ मत कहो। रुको तो माँ। स्वरूप की माँ गुस्से में कमरे में जाती है। वो देखती है कि वृंदा चक्की चलाने की कोशिश कर रही है। ये बेकार सी चक्की उठाकर ले आई है। अब मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। अपनी इस चक्की को उठा और यहाँ से निकल जा। माँ क्या कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो? वृंदा इस दुनिया में अकेली है, वो कहाँ जाएगी? मैं उसे शादी करके लाया था, इस तरह से मैं उसे घर से नहीं निकाल सकता। हे कान्हा जी, मेरी मदद करो। मैंने बचपन से आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है। हे श्री कृष्ण, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो चक्की में डाले हुए गेहूं सोने में बदल जाए। वृंदा भगवान कृष्ण को याद करके चक्की में गेहूं के दाने डालती है। स्वरूप की माँ और ननद ये नजारा देख रहे थे। अरे ऐसे कुछ नहीं होता, तू ये सब करके इस घर में रहने के बहाने ढूंढ रही है। भला चक्की में गेहूं डालकर कोई सोना भी निकलता है? तू तो ऐसे कह रही है जैसे भगवान कृष्ण तेरी सुन लेंगे और चक्की में से सोने का आटा निकल आएगा। सही कह रही हो माँ, ये सब बहाना है भाभी का। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। वृंदा भगवान कृष्ण का नाम रटते हुए गेहूं के दाने चक्की में डालती जा रही थी। अचानक स्वरूप वृंदा के साथ साथ भगवान कृष्ण का नाम जपने लगा। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वृंदा और स्वरूप की पुकार को सुना तो भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। जैसे ही उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया, चक्की में गेहूं के दाने सोने के आटे में बदलने लगे। देखते ही देखते चक्की के आसपास सोने का ढेर लग गया। ये देखकर वृंदा की सास और ननद दोनों चौंक गई। वो भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने लगी। वृंदा गेहूं के दाने डालती जाती और सोने का आटा बनकर आता जाता। कुछ देर बाद जब सारा गेहूं खत्म हो गया और ढेर सारा सोने का आटा बन गया। हमें माफ कर दो बहू, भगवान कृष्ण के प्रति तुम्हारी अनन्य भक्ति आज हमें दिख गई। भाभी मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें न जाने कितना सुनाया। वृंदा अपनी सास और ननद के गले लग जाती है। सब मिलकर भगवान कृष्ण को धन्यवाद कहते हैं। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उस दिन के बाद वृंदा और उसके परिवार की सारी गरीबी दूर हो गई और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। काजोल एक बंगाली फैमिली की लड़की थी और जिगर एक गुजराती लड़का था। जिगर को काजोल एक दोस्त की शादी में मिली थी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मना ही लिया और फिर काजोल और जिगर की शादी हो जाती है। काजोल की सास अल्पना को अपनी बहू को लाने का बहुत चाव था, पर काजोल बंगाली थी। यही बात अल्पना को पसंद नहीं आ रही थी। काजोल भी कहीं न कहीं एकदम से बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में आ गई थी, तो वो भी इस बात से थोड़ा घबरा रही थी। शादी करके तो तुम आ गई हो, लेकिन हमारी गुजराती रीति रिवाज भी तुम्हें सब सीखने होंगे। और रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है, तुम्हें चावल और मच्छी खाना छोड़ना होगा। माँ, मैंने काजोल को पहले ही कह दिया था कि हमारे घर पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है और इस बात से काजोल को कोई ऐतराज नहीं है। जिगर की बात सुनकर काजोल कमरे में आकर जिगर से कहती है, तुम्हें तो पता है मछली और चावल मेरे पसंदीदा भोजन में से एक है। अब तुम ही बताओ, मैं ये सब खाए बिना कैसे रहूंगी? आज सुबह भी नाश्ते में मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा, वही ढोकला थेपला कैसे खाऊंगी मैं ये सब रोजाना? तुम ही बताओ मिहिर। काजोल, तुम जानती हो ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो हमें इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तालमेल तो बिठाना ही होगा। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मिहिर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम अल्पना काजोल को कहती है, काजोल, मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, घर में मेहमान भी आएंगे। इस बार मकर संक्रांति की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है और हाँ, खिचड़ी का प्रसाद भी तैयार करना है। अब ये सब कैसे करूंगी? मैंने तो कभी ये प्रसाद वाली खिचड़ी बनाई ही नहीं। माँ को फोन करती हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है काजोल, मेरी सहेली सेजल भी गुजराती है, उससे पूछकर मैं तुझे सब बता दूंगी। तू एक काम कर,
मैं तुझे उसका फोन नंबर दे देती हूँ, तो उससे फोन पर बात कर लेना। ठीक है माँ, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। काजोल जितना हो सकता था वो अपनी मम्मी की फ्रेंड सेजल से फोन पर पूछ लेती है, पर करना तो काजोल को खुद से था। काजोल, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, खिचड़ी बनने में अभी कितनी देर है? माँ जी, मैं बस बना ही रही हूँ। जल्दी से तैयार करो, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है। आधे घंटे में खिचड़ी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। अल्पना रसोई से बाहर चली जाती है। अल्पना बहन जी, और काजोल बहू नजर नहीं आ रही जी? वो आप सबके लिए खिचड़ी का प्रसाद तैयार कर रही है। अल्पना बहन, तुमने अपनी बहू को बंगाली से गुजराती बना ही दिया। अब क्या करूं, अपने गुजराती रीति रिवाज तो सिखाने ही पड़ेंगे। आप लोग बैठिए, मैं जरा अभी आती हूँ। वो आ गई आपकी बहू। माँ जी, ये खिचड़ी का प्रसाद। खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है काजोल बहू। हाँ, ये तो सच है, प्रसाद बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल गुजराती तरीके से। यूट्यूब पर सही दिखाया था। हींग जीरे का छौंक, हींग जीरे की खुशबू से खिचड़ी और भी स्वादिष्ट हो गई। सब मेहमान बहुत खुश होकर जाते हैं, पर अल्पना अभी भी सुकून में नहीं थी। मुझे पता है, आज तुमने अपनी मम्मी की सहेली से पूछकर और यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे प्रसाद की खिचड़ी बना ली, पर अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे अभी हमारे और भी रीति रिवाज हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक प्रसाद की खिचड़ी बनाने से तुम गुजराती नहीं बन गई हो। अल्पना की बात सुनकर काजोल बहुत दुखी होती है और कमरे में आ जाती है। तभी जिगर भी आ जाता है। अरे तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के बंगाली रेस्टोरेंट से तुम्हारी फेवरेट डिश खिलाता हूँ। नहीं नहीं, हम बाजार का कुछ क्यों खाएं? क्या तुम मेरे हाथ की बनी गुजराती खिचड़ी नहीं खाओगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने तो आज खिचड़ी बनाई है। जल्दी से गरम गरम खिचड़ी लेकर आओ और ऊपर से थोड़ा देसी घी भी डाल देना। अल्पना और काजोल का रिश्ता इसी तरह से चल रहा था। अल्पना के मन में काजोल के लिए खट्टी मीठी तकरार का सिलसिला अभी भी कायम था। ऐसे ही एक दोपहर अल्पना धूप में अचार और पापड़ सुखा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन मनोरमा घबराई हुई आ जाती है। अरे अल्पना बहन, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेटी प्रख्या जिस लड़के से प्यार करती है, अरे उसी के ऑफिस का वो लड़का, उसके घर रिश्ते की बात चल रही थी। वो लोग शाम को शगुन लेकर आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है मनोरमा बहन, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? घबराने की बात यह है अल्पना बहन कि लड़के वाले बंगाली हैं और हम लोग गुजराती। लड़के ने फोन पर बताया है कि उसके दादा दादी भी साथ में आ रहे हैं और वो लोग बंगाली खाना ही खाते हैं। और लड़के ने कुछ पसंद की चीजें भी बताई हैं जो परिवार के लोगों के लिए बनानी है। कुछ समझ नहीं आ रहा बंगाली खाना कैसे बनाऊंगी, और प्रख्या को भी बंगाली साड़ी ही पहनकर तैयार होना है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद करूं आंटी जी? देख नहीं रही हो मनोरमा बहन बड़ी परेशान है, तुम क्या भला मदद करोगी इनकी? अरे हाँ अल्पना बहन, तुम्हारी बहू भी तो बंगाली है। काजोल बहू, फिर तो बंगाली रीति रिवाज बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे ना, कोई कमी तो नहीं रहेगी। आंटी जी, आप प्रख्या की सगाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। काजोल जो बंगाली साड़ी अपने दहेज में लाई थी वही प्रख्या को पहनाकर तैयार करती है। लड़के वाले प्रख्या को बंगाली तरीके से तैयार देख बहुत खुश होते हैं। तरह तरह के बंगाली व्यंजन जब मनोरमा परोसती है तो सब बहुत वाहवाही करते हैं। मनोरमा लड़के वालों को काजोल और अल्पना से मिलवाती है। प्रख्या की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से निपट जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद मनोरमा काजोल से कहती है, काजोल बहू, आज तुमने सचमुच मेरी बहुत सहायता की है। थैंक यू बेटा। आंटी जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? प्रख्या मेरी बहन जैसी है। अल्पना, तुम्हारी बहू सचमुच गुणों की खान है, तुम्हें अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। काजोल जैसी संस्कारी बहू जिस घर में भी जाती है उस घर को स्वर्ग बना देती है। शायद तुम ठीक कह रही हो मनोरमा, मैं काजोल के रूप में कोहिनूर हीरा पहचान ही नहीं पाई। काजोल, आज तुमने सचमुच मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अल्पना काजोल को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद काजोल और अल्पना के बीच कभी कोई मतभेद नहीं होता। ये देखकर जिगर भी बहुत खुश था।